आप में से कितने लोग टीएलएम के बारे में जानते हैं या टीएलएम का उपयोग करते हैं? करते हैं तो हाँ लिखिए, नहीं करते हैं ना लिखिए। कुछ कुछ ठीक है। जी अरुण जी जानते हैं, दिलीप जी जानते हैं। कंचन जी जानती हैं, वेरी गुड। उपयोग भी करते होंगे आप लोग। यस। टीएलएम का मतलब होता है टीचिंग लर्निंग मटेरियल। ऐसी चीजें जो पढ़ने पढ़ाने के लिए उपयोग में ली जाती है। टीचिंग लर्निंग मटेरियल मतलब ऐसा नहीं कि कोई स्पेसिफिक एक चीज ऐसे ही चाहिए, यही होगा तो ही टीएलएम होगा। कोई भी चीज जो आपको बच्चों को पढ़ाने में, जो बच्चों को सीखने में मदद कर सकती है, वो टीएलएम हो सकती है। उसके लिए आपको मतलब एक सोच होती है सबकी कि टीएलएम बनाना मतलब घंटों का काम है, बहुत सारी मेहनत है, बहुत सारा दिमाग लगाना पड़ेगा, बहुत सारी चीजें इकट्ठी करनी पड़ेगी, बहुत सारी मेहनत होगी, उसके बाद टीएलएम बनेगा। ऐसा नहीं होता है। आप किसी भी चीज को टीएलएम में बदल सकते हैं, आपको यूज करना आना चाहिए। बेसिकली टीएलएम किस तरह के होते हैं, कैसे होते हैं, हम आज इसको डिटेल में सीखेंगे। आपको एक कोन दिखाई दे रहा है, ये डेल कार्नेगी का कोन है। उन्होंने बहुत सारी रिसर्च करने के बाद उन्होंने एक कोन बनाया था। उन्होंने ये बताया था कि कोई भी बच्चा जो सीखता है तो किस चीज से कितना सीख पाता है। ठीक है। उन्होंने कोन बनाया, कोन में जैसे जैसे बड़ा होता है वैसे वैसे उस पर्टिकुलर टीएलएम का प्रभाव बढ़ता है। ठीक है। तो सबसे ऊपर है रीडिंग, पढ़ना। पढ़ने के बाद बच्चा 10% याद रख सकता है। ठीक है। उसके बाद है सुनना। सुनी हुई बात को 20% चांसेस है बच्चा 20% तक याद रखेगा। उसके बाद है व्यू इमेजेस या वॉच वॉच वीडियोस। किसी चित्र को देखना या किसी को वीडियो को देखना, क्योंकि यहाँ पे उसकी दो इंद्रियां काम करती हैं, आंखें और कान दोनों एक साथ काम करता है। तो 30% चीजें बच्चे को याद रहेगी, उन्होंने जो भी देखा है उसमें से। बच्चा कोई एग्जीबिशन अटेंड करता है, कोई डेमोन्स्ट्रेशन देखता है, कुछ ऐसी चीज देखता है, तो 50% चीजें उसके दिमाग तक में रहेगी, उसको लंबे समय तक याद रहेगी। ठीक है। जब बच्चा किसी हैंड ऑन वर्कशॉप में, मतलब खुद किसी काम को करने की कोई प्रक्रिया में जब भाग लेता है, या किसी के साथ मिलके कोई काम करता है, एक्टिविटी करता है, तो 70% चीजें बच्चे के दिमाग में रहेगी। लेकिन जब कोई स्टिमुलेट आता है, कोई मॉडल या कोई एक्सपीरियंस लेसन होता है ना, कोई डिजाइन जहाँ कोई बच्चा खुद कुछ परफॉर्म करता है, तब 90% चीजें याद रहती है। ठीक है। तो ये एक बच्चों के समझने का तरीका होता है, याद रखने का तरीका। यदि हमको पता है कि कौन सी चीज कितनी प्रभावी होगी, तो हम उसका उपयोग अच्छे से कर पाएंगे और हम अपनी शिक्षा को प्रभावी बना सकेंगे। आज के वेबिनार में हम शुरू के ऊपर के 3-4 टॉपिक को डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है। सबसे पहला है पढ़ना। पढ़ने के लिए बहुत सारी चीजें होती है। सबसे पहले तो हमारी टेक्स्ट बुक होती है। हम एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज के लिए मतलब दूसरी एक्स्ट्रा बुक्स वगैरह कुछ रखते हैं, एक्स्ट्रा वर्कबुक रखते हैं। एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के लिए बहुत सारी चीजें दूसरी बच्चों के लिए मैगजीन वगैरह रखते हैं। उसके अलावा एक और चीज होती है क्लास में पढ़ने के लिए, वो होता है चार्ट पेपर। चार्ट पेपर के ऊपर इंफॉर्मेशन लिखी जाती है। जनरली आपके दिमाग में चार्ट पेपर यानी एक बड़ा सा पेपर लिया, उसके ऊपर कोई इंफॉर्मेशन लिख दी, ठीक है, और वो लगा दिया। ऐसा नहीं होता है। इस चार्ट पेपर को हम कितने सारे अलग तरीकों से बना सकते हैं, आज मैंने आपको एग्जाम्पल में दिखाया है। आ, आप लोग पूरी स्क्रीन देख पा रहे हैं ना? अनीता जी पूरी विजिबल है क्लियरली? यस मैम। ठीक है जी। जी। आ, चार्ट पेपर के अंदर आप कुछ चीजें पहले ध्यान रखिए। जब भी आप कोई चार्ट पेपर बना रहे हैं तो हमेशा बैकग्राउंड लाइट लेना। जो चार्ट पेपर का कलर है, व्हाइट हो गया, क्रीम हो गया, लाइट ब्लू हो गया। एक पिंक कलर जो है उसको अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि पिंक कलर की जो शीट आती है बेसिकली, उस शीट के ऊपर कोई भी कलर इतने उभर के नहीं आते। वो जो शीट पे
स्पेसिफिकली उसका कलर और टेक्सचर जिस तरह से होता है, तो उसके ऊपर कॉन्ट्रास्ट कलर है कुछ इतना उभर के नहीं आता और वो डलनेस आती है। तो पिंक कलर वो बच्चों को अट्रैक्ट भी नहीं करेगा। तो व्हाइट या क्रीम या येलो या लाइट ब्लू तक ले सकते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। उसके बाद उसके ऊपर आप जो कलर्स यूज करेंगे वो कॉन्ट्रास्ट कलर यूज करना। कॉन्ट्रास्ट कलर जो एक दूसरे से एकदम ऑपोजिट कलर होते हैं, जो खुल के दिखते हैं, ऐसे कलर उपयोग करिए। यहाँ पे आप जितने भी एग्जाम्पल देख रहे हैं सब में कॉन्ट्रास्ट कलर यूज किए हुए हैं, है ना। ऑरेंज के साथ ग्रीन है, रेड के साथ ग्रीन है, येलो है, ब्लू है। तो जब ऐसे कलर होंगे तो बच्चों के लिए आई कैची होंगे। इसके बाद उस शीट को प्लेन स्क्वायर शीट ना रखते हुए उसको अलग अलग शेप देना चाहिए, है ना। यहाँ पे आप देख रहे हैं जैसे संडे मंडे लगाया है, तो हर एक शीट को अलग अलग पीस को लगा के और उसको डेकोरेटिव किया है, उसको हैंगिंग बनाया है। उसके बाद जो बेसिक हमारे वॉवेल्स है उनको बताने के लिए एक फ्लावर के शेप में लिया है। तो आप डिफरेंट शेप्स, डिफरेंट चीजें जितना कलरफुल कर सकते हैं, जो आई कैची हो सकता है, बच्चों को हमेशा अट्रैक्ट करती रहेगी। इसके अलावा आप उसको थोड़ा सा थर्ड डायमेंशन देने के लिए कुछ बलून्स वगैरह लगा के या कुछ ऐसी चीजें करके भी आप कर सकते हैं। कुछ कार्टून कैरेक्टर्स लगा के, जैसे यहाँ पे जोकर लगा के नीचे टेबल चार्ट बनाया हुआ है। ऐसी बहुत सारी चीजें हो सकती है जो आपके चार्ट को अट्रैक्टिव बनाएगी। जितना आपका चार्ट अट्रैक्टिव होगा वो उतनी बार बच्चों की बार बार नजर लेगा। ठीक है। तो चार्ट बनाने के लिए कलर पेपर यूज कर सकते हैं। आप एक चीज कर सकते हैं, यदि आपको लगता है कि आपके हैंडराइटिंग इतने अच्छे नहीं है कि चार्ट के ऊपर प्रॉपर आप लिख नहीं सकते हैं, तो न्यूज़पेपर पुराने या मैगजीन्स होती है उसके अंदर बहुत सारे लेटर्स, और कई बार आपको जो वर्ड चाहिए पूरे के पूरे वर्ड आपको मिल जाएंगे। आप सीधे उसको कट करके स्टिक कर सकते हैं। कंप्यूटर पे प्रिंट आउट निकाल के आप उसके लेटर्स कट करके स्टिक कर सकते हैं, उसके ऊपर कलर फिल करके कर सकते हैं। तो बहुत सारे तरीके हो सकते हैं जो आपको हेल्पफुल रहेंगे कि चार्ट को कितना ज्यादा अट्रैक्टिव आप बना सकें। ठीक है। एक दूसरा तरीका हो सकता है चार्ट को बनाने का, यहाँ पे देखिए टेबल्स। ये एक बहुत सिंपल तरीका है, ये फ्लैश कार्ड की तरह यूज कर सकते हैं हम। बड़ा बना के उसको दीवार पे लगा के चार्ट की तरह यूज कर सकते हैं। जो जिस नंबर का टेबल है उसके सारे, मतलब जो टेबल चार्ट उसके जो आंसर्स हैं वो सारे मल्टीपल्स उसमें लिखे हुए हैं। और यदि ये कंटिन्यूअस नजर के सामने रहेगा बच्चों के, एवरीडे यदि वो देखते रहते हैं, तो उनको याद करने में परेशानी कम होगी। ये हम लोगों ने प्रैक्टिकली किया हुआ है। हमारे यहाँ सेकेंड स्टैंडर्ड के अंदर 1 से 10 का टेबल चार्ट दीवार पे लगा के ऑलमोस्ट हमने 2-3 महीने रखा था। 15 दिन के अंदर सारे बच्चों को 10 तक टेबल ऑलमोस्ट लर्न हो गए। क्यों? क्योंकि वो रोज नजर पड़ती रहती थी, तो जहां वो अटकते वो टेबल चार्ट की तरफ नजर कर लेते। एग्जाम जो होती है वो एक बार होती है, लेकिन सिखाने की जो प्रक्रिया होती है वो हर रोज चलती है। तो हर रोज जब बच्चे बोलते हैं, रिपीट करते हैं, जहां अटके वहां नजर सामने चली गई, उसको देख लिया, तो बार बार नजर के सामने आने से और बार बार उसको रिपीट करने से वो बच्चों को लंबे समय तक याद रहता है और बहुत जल्दी याद होता है। तो ये एक चार्ट पेपर का मतलब सबसे अच्छा तरीका है, क्योंकि वो नजर के सामने रहता है इसलिए याददाश्त अच्छी रहती है बच्चे की। आप लोग चार्ट पेपर लगाते हैं क्लास में? कौन कौन से टॉपिक के चार्ट पेपर आपकी क्लास में लगे हुए हैं? मैं आप सबसे सुनना चाहूंगी, अनम्यूट करके बताएंगे आप लोग। दिलीप जी। मैडम मैं भी थोड़ा आउट ऑफ होम हूँ, बैकग्राउंड में ज़्यादा आवाज़ है इसलिए मैं अभी रिप्लाई नहीं दे पाऊंगा। ठीक है, कोई बात नहीं। पूजा साहू 2, PCJMS। जी पूजा जी। हेलो मैम। जी। हमारी जो मतलब क्लास है यूकेजी क्लास, उसमें से मतलब फ्रूट्स का चार्ट पेपर लगा है और बाकी मतलब बहुत सारी पेंटिंग है, तो मतलब वो चार्ट पेपर ही जैसी लगती हैं। संडे जी। मंडे वाली है और मतलब और और मतलब काउंटिंग वाली भी है, जी। वर्डमाला वाली, मतलब पेंटिंग है, चार्ट पेपर नहीं ज्यादा लगी। जी बहुत बढ़िया, दीवार के ऊपर ही बना के रखे हुए हैं परमानेंट। जी, बहुत अच्छी बात है। उससे कितनी मदद मिलती है आपको? उससे मतलब कि बच्चों
बच्चे हैं जिसकी मतलब पूछे और उनको होमवर्क दे रहे हो और फिर वो पूछे मैम वो मतलब ये क्या लिखा वो क्या लिखा, तो मतलब उनको बोल दें कि वो लिखा है आप बाहर से देख लो, तब तक हम होमवर्क दे दें, फिर आपको बाद में हम बता रहे हैं। ठीक है, मतलब उसका उपयोग करते हैं बच्चे, उसको खुद पढ़ते हैं, बहुत अच्छी बात है। धन्यवाद। आशा जी। जी मैम। मैम बड़ी क्लास है तो चार्ट पेपर तो केवल त्योहारों के लगाते हैं वहां पर, लेकिन अब आगे से हम लगाएंगे मैम। बड़ी क्लास है तो आपको तो एक और फायदा है, आप बच्चों को प्रोजेक्ट वर्क पे अलग अलग सब्जेक्ट देके, टॉपिक देके उनसे बनवा सकते हैं। मेरे 7th के टीचर करते हैं इंग्लिश के, वो ये करते हैं कि रोल नंबर वाइज 5-5 बच्चों को अलग अलग, मतलब 1 से 5 रोल नंबर तक को एक टॉपिक दिया, 6 से 10 तक को दूसरा टॉपिक, और उनको बोलते हैं जी कि मैम। आपको एक ग्रुप प्रोजेक्ट बनाना है, एक चार्ट पेपर से, उनका इंग्लिश सब्जेक्ट है, वो किसी राइटर का नाम देते हैं, तो एक बच्चे को उसका फोटो लाना है, दूसरे बच्चे को उनकी जो भी बुक्स वगैरह उसकी इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करनी है, तीसरे बच्चे को जी मैम। किसी एक उसकी पोयम या स्टोरी को लिखना है। तो इस तरह से करके एक चार्ट बन जाता है, और एक एक हफ्ते उन सबका चार्ट बोर्ड पे रहता है, तो वो बाकी सारे बच्चे भी उसको देख के सीखते हैं। तो बड़े ओके बच्चों से तो मैम। आप ज्यादा अच्छे से काम ले सकते हैं। मैम बुक बुक क्राफ्ट है, होम साइंस है, इसके तो बनवाते हैं, जी साइंस में बनवा लेते हैं। जी अब आगे से और ध्यान रखेंगे मैम। जी। आशा जी, आप सभी सब्जेक्ट में करवा सकते हैं, ओके मैम। लैंग्वेज में भी करवा सकते हैं आप, एसएस में भी करवा सकते हैं, बहुत सारी संभावनाएं है हमारे पास। ओके मैम। जी। कंचन चौरसिया जी। कंचन जी जी। मैम। जी जी मैम। हाँ मैम। आ, कंचन जी, आप सुन पा रही हैं? जी मैम। जी, आप चार्ट का उपयोग करती हैं? मैम चार्ट तो नहीं बनाया लेकिन टीएलएम बनाए हुए हैं। कैसे टीएलएम? जैसे बच्चों को संडे मंडे। जी मैम। जैसे बच्चों को दे देते हैं, बस उसमें बनाए हुए हैं, तो बच्चों को दे देते हैं कि इनके लिए लाइन बाई लाइन से लगाओ कि मतलब पहले क्या आता है, संडे मंडे ट्यूसडे, जी तो सीरियल से लगाते हैं बच्चे। जनवरी फरवरी है तो मैम ये भी आने लगा बच्चों को टीएलएम के द्वारा। जी, बहुत बढ़िया। चार्ट खुशबू सिंह लगा के जी जी। जी कंचन जी। लगाया हुआ है क्लास में, बट टीएलएम बहुत बनाया है। जी मैम, और 2 अक्षर वाले वर्ड का भी टीएलएम बनाया है, बढ़िया, और कलर्स नेम्स का ही बनाया है। बहुत बढ़िया। उसका उपयोग किया होगा, उसका फायदा मिला होगा। डेली करती हूँ मैम उसका तो मैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जिस सब्जेक्ट खुशबू का सिंह। पीरियड रहता है मैम, तो सब्जेक्ट में टीएलएम का उपयोग करते हैं। ओके। जी, धन्यवाद। खुशबू सिंह जी। थैंक यू मैम। नमस्ते। खुशबू जी, आवाज, आपकी आवाज कट के आ रही है, आप 2 मिनट के लिए वीडियो ऑफ कर दीजिए, आवाज क्लियर हो जाएगी। शायद नेट इशू लग रहा है इनका। चलिए, तब तक हम रजनी यादव जी से बात कर लेते हैं। जी रजनी जी। मैम वो हम अभी ज्वाइन है तो मुझे पता नहीं आप किस विषय में बात कर रहे हैं। मैंने ये पूछा कि आप लोग चार्ट का उपयोग करते हैं अपनी कक्षा में? नहीं मैं अभी तो नहीं किया मैंने। ठीक है, हम चार्ट के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, आप देख लीजिए, फिर हम आगे आपसे बात करते हैं, ठीक है? जी। साक्षी जी। यस मैम। जी, आप चार्ट का उपयोग करती हैं?
यस मैम, किया तो है, बच्चों से पार्ट्स ऑफ प्लांट्स बनवाए थे साइंस में। जी। तो और एसएसटी में 28 स्टेट्स एंड कैपिटल्स लिख के मतलब लगाए हैं दीवार पे, तो उनको पढ़ते तो वो याद हो जाता है। बहुत बढ़िया जी, धन्यवाद साक्षी जी। नंदिनी जी। जी मैम। जी, आप चार्ट का उपयोग जय करते जिनेन्द्र हैं? मैम। जय जिनेन्द्र। मैम मैं नर्सरी एलकेजी क्लास के बच्चों को पढ़ाती हूँ, तो उनको मतलब जैसे कि फ्रूट्स नेम, कलर्स नेम और एनिमल्स नेम, इन सब चीजों का पढ़ाना होता है। तो यही चार्ट्स वगैरह जैसे A to Z स्पेलिंग्स का और बहुत सी एक्टिविटीज का चार्ट बनवाती हूँ, तो ऐसे सब करवाती हूँ मैं। जी। नर्सरी हम एलकेजी के बच्चे तो छोटे हैं, आपको बनाने पड़ते होंगे। जी जी मैम, मैं खुद बनाती हूँ। जी। हाँ। जी, बहुत बहुत धन्यवाद नंदिनी जी। थैंक यू मैम। प्राची चौबे जी। प्लीज अनम्यूट करिए। मैम मैं भी करती हूँ। इंग्लिश में ए और एन को बनाया है, जी। और वीक नेम्स के भी हैं, ब्लॉम शब्द के भी हैं। तो मैं ज्यादातर रखती हूँ बना के और उसी से मतलब बच्चों को पढ़ाती हूँ। जी। मैथ्स में भी एडिशन सब्सट्रैक्शन रखे हैं मैंने बना के। अच्छा। जी, धन्यवाद प्राची जी। थैंक यू मैम। निधि जैन। आप लोग जिनके भी वीडियो ऑफ है, प्लीज वीडियो ऑन कर लीजिए। निधि जी, आप सुन सकती हैं हमको? अनम्यूट कर। हाँ जी। जी मैम, सुन पा रहे हैं। जी, आप चार्ट बनाती हैं, उपयोग करती हैं? नहीं मैम, हम क्लास नहीं पढ़ाते हैं, ओके। टीचर्स का चेक करते हैं बस। ओके। जी, बनवाना ज्यादा मुश्किल काम है बनाने से। जी, वंदना लोधी जी। चलो मैम, जी। मैं नर्सरी क्लास में पढ़ाती हूँ, जी, तो उसमें बहुत सारे अल्फाबेट, और मैम अभी मैं वीडियो ऑन नहीं कर सकती। कोई बात नहीं। ठीक है। और पेट एनिमल्स वगैरह ओरल में होता है, तो उसको पिक्चर के थ्रू बहुत सारे मटेरियल है हमारे पास, और जी। उसके थ्रू बच्चों को बताते हैं पेट एनिमल्स, और ब्लाइंड बच्चों के लिए आते हैं फिंगर शो के लिए, जैसे अल्फाबेट उस पिक्चर के थ्रू भी बताते हैं। जी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे 1 मिनट दीजिएगा। जी, सॉरी। जी, धन्यवाद वंदना जी। आ, दीपेश तिवारी जी। दीपेश जी, आप सुन पा रहे हैं हमको? सभी को आंसर देने हैं। प्लीज सभी मैम जब पूछ रहे हैं सभी को अपना रिप्लाई देना है। इस तरह से तो कैसे पता चलेगा आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इतना टाइम हो गया, अब तो आपको फ्री हो जाना चाहिए।
कोई भी ऐसा नहीं है जो आंसर दे? खुशबू, नंदिनी, पूजा, प्राची, रजनी, साक्षी, वंदना, आप में से कोई ऐसा नहीं है जो रिप्लाई दे मैम को? एक सेकेंड में रिप्लाई तो देना पड़ेगा ना, वरना पता कैसे चलेगा कि जो मैडम समझा रहे हैं वो आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ऐसे तो आप भी खुद भी काम नहीं कर पाएंगे, और आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप मैम से पूछिए, मैम नहीं समझ में आ रहा है, कैसे कर सकते हैं, क्या करना है। रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा तो उन्हें भी पढ़ाने में मजा नहीं आएगा ना। जी मैडम, हमारे यहाँ चार्ट बनाते हैं, हम चार्ट से पढ़ाते हैं बच्चों को। जैसे मैं साइंस पढ़ाता हूँ और मैथ पढ़ाता हूँ, तो साइंस में जैसे बच्चों को जैसे पढ़ाया, बॉडी मूवमेंट के बारे में पढ़ाते हैं, तो उसमें विथ डायग्राम के बना के, और जैसे मानव कंकाल तंत्र होता है उसको विथ उससे समझा के तब जाके बच्चों को समझ आता है। और विदाउट अगर डायग्राम के या चार्ट के पढ़ाएं तो बच्चों को समझ बहुत कम समझ आता है। उसको केवल वर्डों के माध्यम से ही समझ आता है, बाकी प्रैक्टिकली माध्यम नहीं समझते। यदि उनको किसी चार्ट के थ्रू पढ़ाया जाए बच्चों को, चार्ट के थ्रू ये डायग्राम बना के, तो उसमें बच्चे जल्दी कैच कर लेते हैं किसी भी चैप्टर से रिलेटिव, कोई भी सेंटेंस या कोई टॉपिक वगैरह हो, तो चार्ट जैसे किसी भी उसमें, या वाटर के ऊपर ले लिया जाए, या एयर के ऊपर ले लिया, या पॉल्यूशन के ऊपर ले लिया जाए, तो बच्चे डायग्राम के माध्यम से जल्दी कैच कर लेते हैं। चाहे वो बच्चे अलग अलग उसमें, इन्हें बच्चों द्वारा मंगाया भी जाता है हफ्ते में एक दिन के, बच्चे हर टॉपिक के ऊपर एक एक ड्राइंग बना कर लेके आए, A4 साइज पेपर पर, या फिर उसे कार्ड शीट पर, उसे लाके क्लास में चस्पा कर देते हैं, जिससे सारे बच्चों को देख के उनको ज्यादा नॉलेज मिलती है। जी मैडम। बहुत बढ़िया दिलीप जी, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मैडम। ठीक है, हम चलिए आगे चलते हैं। चार्ट पेपर मैथ्स के लिए हम किस तरीके से बना सकते हैं, ये बहुत सिंपल कंसेप्ट है, लेकिन जब इसको चार्ट पेपर के माध्यम से इस तरह से दी जाती है तो बच्चों को बहुत जल्दी समझ में आता है। आप देख रहे हैं एक लेफ्ट राइट जो है वो फ्रैक्शन का कंसेप्ट है ना। किसी भी एक चीज को हिस्सों में कैसे बांटना, फ्रैक्शन के अंदर बहुत सारे टाइप्स फ्रैक्शन के होते हैं। आप जब ओरली बताते हैं तो बच्चों को समझ नहीं आता है। हमारे यहाँ पे सिस्टम है कि जब हम एडमिशन देते हैं तो हम लोग बच्चों का इंटरव्यू लेते हैं। जब मैं 5th स्टैंडर्ड 6th स्टैंडर्ड के बच्चों का इंटरव्यू लेती हूँ, सिंपल यदि फ्रैक्शन का कंसेप्ट पूछा जाए तो शायद 25 में से 2 बच्चे इस कंसेप्ट को क्लियरली मुझे बता पाते हैं कि फ्रैक्शन क्या होता है। अदरवाइज बच्चे एक ही आंसर देते हैं कि मैम ऐसा एक स्क्वायर के है, उसके अंदर पार्ट करके और किसी भी पार्ट को शेड कर देते हैं। यदि 4 पार्ट है, 1 को शेड किया तो वो 1/4 हो गया। उनको हमने समझाने के लिए जनरली बुक में बताया जाता है शेड करके, लेकिन बेसिक कंसेप्ट उनको समझ नहीं आता है। किसी भी चीज का कंसेप्ट देना है तो उसके लिए इस तरह से यदि चार्ट पेपर बनाया जाएगा, जैसे इसमें बनाया है, 1 पार्ट है, उसके फिर उसी के 2 हिस्से करके कलर चेंज करके बच्चों को बताया है, तो इसमें आप इक्वलेंट फ्रैक्शन भी बता सकते हैं कि 1/2 और 1/4, 1/4 के 2 मिक्स करेंगे तो 1/2 बनेगा। तो इक्वलेंट फ्रैक्शन भी आप कंपैरिजन करके बता सकते हैं वहीं पे। और जब इस तरह से बताया जाएगा तो बच्चों को बेसिक कंसेप्ट की एक के कितने हिस्से हो सकते हैं और कैसे होते हैं और कैसे फ्रैक्शन होता है, ये कंसेप्ट क्लियर हो जाता है। वैसे ही दूसरे आप देख सकते हैं टाइप्स ऑफ एंगल और टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस के चार्ट हैं। ये एक एग्जाम्पल मैंने आपको बताया था कि जब आप लिख नहीं सकते हैं अच्छे से तो आप उसके प्रिंट निकाल के या न्यूज़पेपर से कटिंग करके भी लगा सकते हैं। तो ये मैंने एग्जाम्पल इसलिए अलग अलग तरह के चार्ट लिए ताकि आप इसको इजीली बना सके। ठीक है, आप ये बच्चों को भी तरीके बता सकते हैं, न्यूज़पेपर से कटिंग करिए या प्रिंट आउट निकाल के उसको कट करके और उसको लगाइए तो आप अट्रैक्टिव चार्ट बना सकते हैं। नेक्स्ट पे चलेंगे हम, ये है 3D चार्ट, 3rd डायमेंशन। 3D चार्ट जब किसी भी चीज में लेंथ और हाइट के अलावा बेस और
लेंथ के अलावा डेप्थ जब ऐड होती है, कोई भी चीज गहराई में आती है, तो वो चीज ज्यादा अट्रैक्टिव हो जाती है। जैसे यहाँ पे मंथ के नेम बलून के ऊपर लिखे हैं, उसको चिपकाया है, आप इस तरह से कर सकते हैं। या पार्ट्स ऑफ प्लांट है, उनको अलग से क्राफ्ट पेपर से कट करके बनाया जाए और उसके बाद उसको चिपकाया जाए, तो वो एक डेप्थ देते हैं, बच्चों को समझने के लिए बहुत इजी हो जाता है। बच्चों को सारी चीजें लाइव नजर आती है। जब थर्ड डायमेंशन मिलता है तो वो अट्रैक्टिव लगता है, तो बच्चे उसको ध्यान से देखते हैं और उसको जल्दी सीखते हैं। तो जितना कोशिश करें आपके चार्ट में, यदि लाइवलीनेस लाना है, उसको थोड़ा सा अट्रैक्टिव बनाना है, तो इसका ये बेस्ट तरीका है। 3D चार्ट के मेरे पास कुछ और एग्जाम्पल है। ये मैंने एक ही टॉपिक के बहुत सारे 3D चार्ट लिए हैं। प्लैनेट्स के बारे में जानकारी देना हो, हम इस तरह से आप मतलब बोल के बताएंगे तो शायद बच्चों को इतना समझ में नहीं आएगा, लेकिन प्लैनेट्स के बारे में यदि चार्ट बनाएंगे, बॉल बना के, यहाँ पे दो तरीके के चार्ट बताए हैं मैंने। एक में पूरे बॉल से उसको चार्ट को नीचे रख के, मतलब जमीन पे रखने वाला मॉडल टाइप बनाया हुआ है, जिसमें पूरे बॉल का उपयोग किया है। दूसरा है, उसमें बॉल को हाफ कट करके आप वॉल हैंगिंग की तरह भी इसको बना सकते हैं। ठीक है, आप अलग अलग साइज के बॉल ले लीजिए, उसके ऊपर कलर कर दीजिए और पूरा आप प्लेनेट, सोलार सिस्टम बच्चों को समझा सकते हैं। इसी में 3D में कुछ और एग्जाम्पल मैंने इसी सेम टॉपिक के लिए हैं। ये ऊपर से एक हैंगिंग की तरह भी हम पूरा सोलार सिस्टम बना सकते हैं और सारे प्लैनेट्स उन बच्चों को डिटेल में कलर के साथ, उनके डिस्टेंस, उनके साइज के हिसाब से बना के बता सकते हैं। और दूसरा जो आप देख रहे हैं शीट के ऊपर, उनका जो ऑर्बिट है, आप जो सेकंड वाला देख रहे हैं, उसमें हर एक उसका ऑर्बिट अलग अलग शीट से बनाया हुआ है। तो हर एक ऑर्बिट के ऊपर उसको बनाया हुआ है, तो ऑर्बिट क्या होता है और किस तरह से उसको हम डिफाइन करते हैं, ये बच्चे को आप इजीली समझा सकते हैं 3D चार्ट के माध्यम से। ठीक है, ये मैंने सिर्फ एक टॉपिक को लेके 3D चार्ट अलग अलग तरीके से आपको बताए हैं। आप लोग जितनी आपकी क्रिएटिविटी होगी, आपके टॉपिक के हिसाब से, आपके सब्जेक्ट के हिसाब से आप बहुत सारी चीजें सोच सकते हैं, बहुत सारी चीजें बना सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा 3D के थोड़े से और एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ जो बहुत इजी है। पत्तियां, आपके आसपास बच्चे बहुत सारी चीजें देखते हैं और इतने सारे शेप के, इतने सारे साइज की लीव्स अवेलेबल है कि हम उससे बहुत सारी चीजें बना सकते हैं, बहुत सारी चीजें कर सकते हैं और ये सच में बहुत अट्रैक्टिव बनता है। आप लोगों के अगले हफ्ते के लिए नियत वर्क ये रहेगा, आप जितने तरह के चार्ट देखें, आप इस तरह के चार्ट अपने विषय के हिसाब से अलग अलग बनाएंगे और उसका उपयोग करेंगे। आप खुद बना सकते हैं, आप बच्चों से बनवा सकते हैं, बच्चों को वर्क दे सकते हैं, तो इससे बच्चे खुद भी सीखेंगे। आपके टॉपिक के हिसाब से, हर टॉपिक के हिसाब से आप इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे हैं बहुत सारे एग्जाम्पल मैंने लिए हैं इसमें कि कितने तरह के, कितने अलग तरह के हो सकते हैं। एक और इसका एग्जाम्पल है, सिर्फ पत्ते ना लेकर उसके ऊपर कलर्स यूज करके भी आप उसको बहुत सारे अट्रैक्टिव चार्ट बना सकते हैं। अभी इनको बनाने के लिए आपको थोड़ी सी क्रिएटिविटी की जरूरत है, खर्चा कुछ भी नहीं है, थोड़ी सी मेहनत और थोड़ी सी क्रिएटिविटी होगी तो आप बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव चार्ट, और विश्वास मानिए जब बच्चे इसको करते हैं तो वो उसको बहुत ज्यादा एंजॉय करते हैं। मेरे यहाँ पे सेकेंड स्टैंडर्ड के बच्चे, उनके लेवल के हिसाब से उन्होंने मैथ्स में कुछ काउंटिंग पैटर्न था, तो उसमें टीचर ने उनको अलग अलग लीव्स लाने को बोला था और उससे उन्होंने पैटर्न बनवाई थी। यदि सेकेंड स्टैंडर्ड मैथ्स कोई लेता है तो आपको पता होगा, आपका चैप्टर है पैटर्न वाला, तो वहां पे टीचर ने प्रैक्टिकली अलग अलग तरह की बच्चों से लीव्स मंगवाई और उसके बाद उनसे अलग अलग पैटर्न बनवाई थी जो रिपीटेशन में चलती है। सिक्स स्टैंडर्ड के साइंस के अंदर भी टाइप्स ऑफ लीव्स आता है, उसमें इसका पूरा वेन्स, लीव्स की वेन्स किस तरह होती है उसकी डिटेल इंफॉर्मेशन है बच्चों को, तो उनके लिए भी आप इसका उपयोग कर सकते हैं, इस तरह के अलग अलग लीव्स बनवा के, और उसके बाद बच्चा इसके नीचे इंफॉर्मेशन लिखे कि इसका वेन सिस्टम किस तरह का है, कौन सी लीफ का किस तरह का होता है और कैसे काम करती है। तो बहुत सारी चीजें हो सकती है इसके अंदर, आप जितना क्रिएटिव हो सकते हैं आप एंजॉय करेंगे। ठीक है, आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा ये। आपने ऐसे कभी चार्ट पहले देखे थे?
प्लीज आप लोग चैट बॉक्स का उपयोग करिए या अनम्यूट करके बताइए। हेलो मैम। जी जी पूजा जी। हमने तो मतलब पहले कभी नहीं अभी देख रहे हैं। जी पूजा जी, तो आप अगले हफ्ते में इसका उपयोग जरूर करिएगा। बिल्कुल मैम करेंगे। जी प्लीज सब लोग इंटरेक्टिव रहिए। जी रजनी जी, प्राची जी, नंदिनी जी, दिलीप जी। जी मैम। जी कंचन जी। मैम मैं ये बोल रही थी कि मैंने अभी वेडनेसडे को ग्रीन ग्रीन वीक सेलिब्रेट किया था हम लोग ने। तो मैम हम लोग ने ऐसे ही पत्तों से ही बहुत अच्छी अच्छी चीजें बनाई हुई थी। अरे वाह। पहले ये पत्तियों का ट्री बनाया हुआ था हम्म। और ये ऐसी फिश टाइप में भी बनाई हुई थी मैम। मतलब बहुत सुंदर सुंदर चीज बनाई हुई थी। एक वीडियो देखी थी यूट्यूब पर, तो उसी को निकाल कर हम लोग ने बनाया था। बहुत बढ़िया पूजा कंचन जी, बहुत बढ़िया कंचन जी। आप उसके फोटो जरूर डालिएगा ग्रुप में। जी मैम। जी बाकी आप सबसे मुझे कुछ उत्तर चाहिए। आप लोगों ने ऐसे कभी किए हैं, देखे हैं? मैम मैंने जी भी मैम। जी नितिन जी। जी मैम, मैंने बच्चों को करवाया भी है। जी जी बहुत बढ़िया। मैंने भी कराया है। मैंने अभी जब गणेश चतुर्थी के टाइम पे गणेश जी बनाए थे। जी प्राची जी, बढ़िया जी, बढ़िया। हाँ, ठीक है, हम आगे चलते हैं। अभी है पॉकेट चार्ट एंड फ्लिप चार्ट। पॉकेट चार्ट जैसा नाम से पता चल रहा है, आप चार्ट पेपर के ऊपर छोटे से पॉकेट्स बना सकते हैं। अभी इस पॉकेट को बनाने के लिए आप सिंपल चार्ट पेपर को फोल्ड करके पॉकेट बना सकते हैं। इसको किस तरह से बनाया जा सकता है मैं इसका वीडियो वगैरह ग्रुप में डालूंगी। इसके अलावा जो चीज आपको अवेलेबल है, मैं क्या करती हूँ, जैसे साबुन के जो बॉक्सेस होते हैं, ठीक है, वो पतले होते हैं और इजीली वो हल्के होते हैं, उसको हम स्टिक कर सकते हैं। या टूथपेस्ट का जो बॉक्स होता है उसको कट करके, तो इस तरह से जो चीजें हम फेंक देते हैं उन चीजों का उपयोग करके आप अलग अलग पॉकेट बना सकते हैं। अब इन पॉकेट का उपयोग किस किस तरह से हो सकता है, यहाँ पे आपको एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, नंबर्स का दिया है, मैंने मैथ्स का बताया है। इसके अंदर नंबर लिखे हैं और जो पॉकेट के अंदर जो शीट्स लगने वाली है उस शीट्स के अंदर मतलब कैलकुलेशन लिखा हुआ है 2+3 0+5। तो ठीक है, अभी यहाँ पे 5 से लेके 12 तक के नंबर लगे हैं और आप शीट के ऊपर अलग अलग कैलकुलेशन लिख दीजिए। ये आप गेम की तरह यूज कर सकते हैं। इसमें बच्चे को करना क्या है, बच्चे को देखना है यदि इसको 2+3 मिला तो उसको काउंट करना है 2+3 कितना होता है। इफ इट इज 5 देन उसको 5 वाले कॉलम में रखना है। ये तो सिर्फ एक एग्जाम्पल है। इसके अलावा आप इसको नाउन, काइंड्स ऑफ नाउन, देन पार्ट ऑफ स्पीच, या ए एंड द किसके साथ क्या लगेगा, ठीक है, आप अलग अलग वर्ड्स उस पर लिख लीजिए और ए और एन के पॉकेट बना दीजिए और बच्चों को दीजिए। यदि ऑरेंज निकलता है तो बच्चे को एन में डालना है, यदि बनाना निकलता है बच्चे को ए में डालना है। ठीक है, अब बहुत सारी संभावनाएं हैं इस एक पॉकेट चार्ट थीम को लेके आपके पास। आप किसी भी चीज में जितने जिसमें भी बहुत सारे काइंड्स आते हैं, जैसे काइंड्स ऑफ नाउन है, काइंड्स ऑफ एडवर्ब है, काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव है, डिग्री ऑफ एडजेक्टिव है, आप अपने टॉपिक के हिसाब से, या आप बच्चों को फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और कलर्स, बहुत सारी चीजें सिखाते हैं, उसके स्पेलिंग अलग अलग लिखिए और पॉकेट है, एक पे फ्रूट लिखा है, एक पे वेजिटेबल लिखा है, एक पे कलर लिखा, बच्चे को लेना है हाथ में। यदि उस पे ब्रिंजल लिखा है तो बच्चे को वेजिटेबल वाले पॉकेट में डालना है। यदि उसके ऊपर ऑरेंज लिखा है तो बच्चा या तो कलर में डाल सकता है या फ्रूट में डाल सकता है। सो बहुत सारे वेरिएशन हो सकते हैं पॉकेट चार्ट के। पॉकेट चार्ट बहुत इंटरेस्टिंग लगता है। यदि आपको लगता है कि क्लास में पॉसिबल नहीं है कि सब लोग उसको यूज करें, तो आप उसको यूज करिए बच्चों से पूछ के कि ये किस में जाएगा। तो आप एक एक्टिव क्लास कंडक्ट कर सकते हैं इस चार्ट के थ्रू। ठीक है, उसके बाद दूसरा है फ्लिप चार्ट।
फ्लिप करना मतलब पलटना, जैसे हम पेज को पलटते हैं, दैट इज कॉल्ड फ्लिप। ठीक है, किसी भी चीज को उसको पलटना। तो यहाँ पे एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया है फ्लिप चार्ट का। 1 से 100 तक के नंबर लाइन से लिखे हुए हैं। ऊपर -10, नीचे +10 लिखा है, लेफ्ट में -1, राइट में +1। अभी बच्चों से जब आप बिफोर नंबर, आफ्टर नंबर या स्किप काउंटिंग करवाते हैं तब इसको यूज कर सकते हैं। यहाँ पे ये जिसमें फ्लिप बनाया है वो एक मूविंग है, उसको आप कहीं पे भी रख के बच्चों से पूछ सकते हैं कि इसका बिफोर नंबर क्या होगा, इसका आफ्टर नंबर क्या होगा। मतलब बिफोर और आफ्टर का कंसेप्ट क्लियर होगा कि +1 किया है तो वो आफ्टर नंबर है, -1 किया है तो बिफोर नंबर है। यदि स्किप काउंटिंग करना है तो टेंस में पीछे जाना है। यहाँ पे 24 दिख रहा है, आप पूछ सकते हैं बच्चे से -1 करेंगे तो क्या आएगा। तो बच्चा यदि आंसर 23 देता है तो अच्छी बात है, नहीं देता है तो आप उसको ओपन करके बता सकते हैं। तो ये कंसेप्ट बच्चों को इजीली क्लियर हो सकता है। ठीक है, आप लोगों को मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही है। एक फ्लिप चार्ट का बहुत सिंपल मतलब टीएलएम मैंने भी बनाया है, आप लोग देख पा रहे हैं इसको? यस और नो, प्लीज थम्स अप करिए, आई अंडरस्टैंड। जी विवेक जी, थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच। अब देखिए, मैंने इसमें कुछ नहीं किया है, मैंने सिर्फ शीट्स ली है और उसको बीच में एक स्टेपलर मारा है और मैंने सिर्फ लिखा है। इसमें फ्लिप करना है, जैसे बुक के पेज टर्न करते हैं वैसे इसको फ्लिप करके बना है। मैंने एक ही आगे की से शुरू होने वाले शब्द लिखे हैं, लेकिन जैसे जैसे आप टर्न करते जाएंगे नए नए शब्द बनते जाएंगे। इससे क्या होगा, बच्चे पढ़ना भी सीखते हैं, उनको समझ में भी आता है, बहुत इजी हो जाता है उनके लिए। इसके लिए आप प्रीफिक्स, सफिक्स, हम जैसे हिंदी में बोलते हैं, है ना, शब्दों के आगे प्रत्यय उपसर्ग लगाने वाले, आप बहुत सारी चीजें आपके टॉपिक के हिसाब से बहुत सारी तरीके से, अलग अलग तरीके से इसको बना सकते हैं। करना कुछ नहीं, यहाँ पे सिर्फ मैंने शीट्स एक बड़ी ली है और बाकी सारे छोटे एक साइज के लिए, और एक स्टेपलर यहाँ लगाया है और इसको फोल्ड कर दिया है और सिर्फ उसको लिख लिया है। बहुत सिंपल तरीका है, लेकिन इतना भी आप करते हैं तो बच्चों के लिए अट्रैक्टिव हो जाता है। ये मैंने एक छोटा सा टीएलएम आपको एग्जाम्पल के लिए बनाया, ऐसी बहुत सारी चीजें हो सकती है। मैं कोशिश करूंगी आपके साथ और डिटेल में बहुत सारे दूसरे टीएलएम शेयर करने की, ताकि आप अपने सब्जेक्ट के हिसाब से थोड़े वेरिएशन के साथ उसको यूज कर सकें। कैसा लगा आपको फ्लिप चार्ट? अच्छा लगा मैम। मैम अच्छा लगा। जी, कोशिश करिएगा, बनाना बहुत इजी है, आप उसको ओके बनाइएगा, बच्चों को बहुत मजा आएगा। बहुत अच्छा लगा। यस मैम। थैंक यू वेरी मच। चलिए आगे चलते हैं। एक होता है बुलेटिन बोर्ड। बुलेटिन बोर्ड एक ऐसा बोर्ड है जो मतलब एक लाइफ देता है, स्कूल को एक्टिव रखता है, मिरर होता है स्कूल का। ठीक है, बुलेटिन बोर्ड जनरली आप मतलब ये हो सकता है हमारे यहाँ जैसे स्कूल में जैसे एंटर करते हैं वैसे ही लेफ्ट दीवार पे हमने एक बड़ा सा बोर्ड लगा रखा है। कोई भी नई चीज है वो वहां होगी, कोई एक्टिविटी हुई है तो उसके फोटोग्राफ्स निकलेंगे वो वहां लगेंगे, कोई कंपटीशन होने वाली है तो उसकी डिटेल इंफॉर्मेशन वहां लगेगी। तो बुलेटिन बोर्ड मतलब, बुलेटिन का मतलब ये होता है जैसे हम समाचार न्यूज बुलेटिन देखते हैं ना, जो भी नई चीजें आती है उसको स्प्रेड करना, बताना सबके लिए, ब्रॉडकास्टिंग की तरह होता है, तो बुलेटिन बोर्ड होता है। अभी जरूरी नहीं कि हर बार कुछ नया हो, जब भी जो भी होता है वो बुलेटिन बोर्ड पे आना चाहिए। जब बुलेटिन बोर्ड होता है वो बच्चों के लिए एक अट्रैक्शन का पॉइंट होता है। मैं देखती हूँ मेरी ऑफिस के बिल्कुल बाहर रखा हुआ है, मेरी टेबल से दिखाई देता है कि वो मेरे बुलेटिन बोर्ड के आगे कौन बच्चे खड़े हैं। एवरीडे मैं ऑब्जर्व करती हूँ, जहां कुछ एक भी पेज यदि मैंने चेंज किया, कुछ नया आया, तो बच्चे उसको खड़े होके रीड करते हैं, आते जाते हुए खड़े हो जाते हैं देखने के लिए कि वहां क्या है। जब उनके खुद के फोटोग्राफ मिलते हैं उनको एक्टिविटी करते हुए तो उनको बहुत मजा आता है देख के। तो बुलेटिन बोर्ड एक होना चाहिए जो बच्चों को अट्रैक्ट करता है, वहां हम बहुत सारी इंफॉर्मेशन दे सकते हैं, बहुत सारी चीजें बता सकते हैं। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल है कि आप उसको अलग अलग मतलब एग्जीबिशन है या कुछ फेस्टिवल है उसके हिसाब से आप उसको मतलब चेंज कर सकते हैं। अभी एक टाइम ऐसा आता है स्कूल में कभी कभी कि जब सिर्फ पढ़ाई चल रही है और कुछ नहीं चल रहा है, बुलेटिन बोर्ड पे लगाने के लिए कुछ नहीं है ना, बहुत दिन हो गए रिवाइज नहीं हुआ, तो हम एक काम कर सकते हैं, इस तरह से कुछ पजल की जैसा कुछ रख सकते हैं। ठीक है, ये पजल आप लोगों के लिए है, आपको ये पजल सॉल्व करना है। इसमें करना ये है, यहाँ पे कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं,
ठीक है, और आपको इस नंबर्स का आंसर 36 लाना है। आप जितना नंबर जितनी बार लिखा है उतनी बार, जैसे 2 यदि 2 बार लिखा है तो आप 2 बार यूज कर सकते हैं, बाकी 1 टाइम लिखे तो आपको 1 टाइम यूज करना है। आप इसमें कोई भी मैथमेटिकल कैलकुलेशन कर सकते हैं, आप एडिशन सब्ट्रैक्शन, एक से मतलब सारे नंबर यूज करिए, 2 नंबर यूज करिए, 3 नंबर यूज करिए, लेकिन उस कैलकुलेशन का आंसर 36 होना चाहिए। समझ रहे हैं आप? प्लीज आप लोग सब अपने वीडियो ऑन करिए ताकि मैं देख पाऊं आप लोग उसको कर रहे हैं। चांदनी जी, महिमा जी, खुशबू जी, वंदना जी, कंचन जी। प्लीज इसको सॉल्व करने की कोशिश करिए। आंसर 36 आना चाहिए। आया? कितने तरह के कैलकुलेशन हो सकते हैं मुझे बताइए। नाइन इंटू टू इंटू टू, 6 इंटू टू इंटू थ्री। जी बढ़िया। और 6 इंटू टू इंटू थ्री। जी बढ़िया। जी और कोई? 18 टू जा 18 कैसे होगा? 1 और 8 तो है नहीं। जी 9 टू जा 18, 18 टू जा 36। अरुण जी 2 2 टाइम है इसलिए हो सकता है, लेकिन 18 डायरेक्ट 18 हम नहीं लिख सकते ना, 1 8 नहीं है। 9 इंटू टू बिल्कुल हो सकता है। चलिए मैं इसके आंसर रिवील करती हूँ, जितना मेरे पास मैक्सिमम पॉसिबिलिटी थी मैंने उसको शो किया है। फाइव इंटू टू इंटू थ्री प्लस सिक्स हो सकता है। 5 इंटू सिक्स, 2 इंटू थ्री, दोनों को प्लस करके देन 36। 59 माइनस 23, 36 हो सकता है। 9 इंटू टू हमने बताया, 6 इंटू टू इंटू थ्री ये भी बताया। 9 इंटू फाइव माइनस सिक्स माइनस थ्री भी हो सकता है। ठीक है, 9 इंटू थ्री प्लस 5 प्लस टू, इतने तरीके हो सकते हैं। अब ये बुलेटिन बोर्ड जो होता है, ये
इस तरह से यूज हो सकता है। हमारे जो प्रिंसिपल सर थे वो करते थे कि जब कुछ नहीं होता था वो सुबह एक पहेली लिख के इस तरह से कोई भी एक, जिसके आंसर्स बहुत सारे हो सकते हैं, वो बुलेटिन बोर्ड पे लगाते थे और हर बच्चे को बोला हुआ था आपको जो भी आंसर आता है आपको एक पेज पे आंसर लिखना है, अपना नाम लिखना है और प्रिंसिपल ऑफिस में जमा कर देना है। बच्चे बहुत इंटरेस्ट लेते थे और जिसका आंसर सही होता था उसका नाम माइक पे अनाउंस किया जाता था। तो ये इस तरह से मतलब एक एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी हो सकती है जिसको बच्चे बहुत ज्यादा एंजॉय कर सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे नए आंसर्स आपको मिल सकते हैं, बहुत सारी नई चीजें बच्चों को जानने को मिल सकती है। मैंने अभी पिछले हफ्ते हमारी एग्जाम्स खत्म हुई, लास्ट डे था। हम लोग के यहाँ बस का सिस्टम होता है तो थोड़ा सा आधा घंटा बसेस जब तक मतलब दूसरे बच्चों को छोड़कर वापस आती है तब तक हमारे बच्चों के पास टाइम होता है। तो मैंने ये किया, लास्ट पेपर था। जनरली क्या करते हैं बच्चे की नेक्स्ट डे की एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करते हैं तो बुक्स लेकर आते हैं। अभी लास्ट डे था, उसके बाद कोई एग्जाम नहीं थी, तो उस दिन मैंने इस तरह के कुछ पजल्स निकाल के हर एक टीचर को भेज दिए कि आपको क्लास में इन पजल्स को बोर्ड पर लिखना है और बच्चों को सॉल्व करना है। लास्ट डे था पेपर, बच्चे मतलब जनरली ये होता है एग्जाम खत्म होते हैं तो मस्ती के मूड में घर जाने के मूड में होते हैं। उस दिन बेल बजने के बाद भी कोई भी बच्चा अपनी जगह से खड़े होने को तैयार नहीं था क्योंकि पजल का आंसर ढूंढना बाकी था। तो ये प्रैक्टिकली बहुत एंजॉयमेंट होता है बच्चों के लिए, बहुत अच्छी चीज होती है। तो इस तरह का उपयोग कभी कभी करा करिए। ठीक है, इसके अलावा पढ़ने के लिए बच्चों के लिए आप एक न्यूज़पेपर, पॉसिबल है तो एक बोर्ड रखिए जहाँ पे बच्चे खुद न्यूज लिखें। बड़े बच्चे होते हैं वो लिख सकते हैं, तो 2 या 3 जो मेन हेडलाइन होती है न्यूज की जो बच्चों से रिलेटेड हो, जो बच्चों को जानना चाहिए, तो एक बोर्ड होना चाहिए जहाँ पे न्यूज लिखा जाए रोज और जिसको सारे बच्चे पढ़े, ताकि बच्चे भी मतलब जो भी दुनिया में चल रहा है उससे अवगत रहे। बच्चों को मैगजीन पढ़ने की आदत डालनी चाहिए, या वो लोग पढ़ते हैं तो उसका रिव्यू उन्होंने जो पढ़ा है उसके बारे में वो जानकारी बता सके। तो जैसे असेंबली होती है उसके अंदर हम ये कर सकते हैं कि बच्चे उन्होंने जो पढ़ा है उसके बारे में हर रोज अलग अलग क्लास से कुछ बच्चों को सिलेक्ट कर सकते हैं और वो उनके बारे में कोई भी जानकारी इन्फॉर्मेशन अपनी तरफ से दे सकते हैं। तो ये बच्चों में पढ़ने में इंटरेस्ट आएगा कि हर एक को मौका मिलेगा। ठीक है, तो इस तरह की पढ़ने से रिलेटेड बहुत सारी एक्टिविटीज है हम जिसको कर सकते हैं। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट आता है कोन पे वो है सुनना, हियरिंग। अभी हियरिंग के लिए बहुत सारी चीजें हैं। आप टीचर हम जनरली खुद पढ़ के सुनाते हैं, किसी बच्चे को खड़ा कर सकते हैं वो पढ़ के सुना सकता है। आपको यदि पता हो तो जो दादी नानी की कहानियां जिसको हम बोलते हैं, जिसका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा होता है, सालों तक लोग याद रखते हैं इसको। तो क्योंकि सुनते हैं तो हम दिमाग में एक इमेज बनाते हैं, एक पिक्चर बनता है। ठीक है, जब इमेजिनेशन आती है किसी चीज की तो वो ज्यादा लंबे समय तक याद रहती है और बहुत अच्छे से समझ आती है। तो सुन के इमेजिनेशन बहुत सारी बनती है। इसके लिए और तरीके हो सकते हैं, आप बच्चों को एक तो रेडियो या हमारे पास मोबाइल है आजकल। बहुत बार ऐसा होता है, जैसे मैं एसएसटी पढ़ाती हूँ तो किसी पर्टिकुलर पर्सन के बारे में बताना है, तो उनका, जैसे मैं विवेकानंद के बारे में पढ़ाती हूँ तो उनकी जो स्पीच थी वो ऑडियो अवेलेबल है, तो वो बच्चों को क्लास में वो ऑडियो सुनाती हूँ कि ये उनकी स्पीच थी, हम सिर्फ पढ़ के बताएं या कुछ बताएं उससे तो डायरेक्ट उनकी आवाज यदि हम सुना सकते हैं। ऐसी बहुत सारे टॉपिक आपके हो सकते हैं, उससे रिलेटेड चीजें हो सकती है जो आप बच्चों को सुना सकते हैं। ठीक है, कविताएं सुनाना, गाने सुनाना। एक हमारे पास अभी बहुत अच्छा ये तरीका है ऑडियो बुक्स का, है ना। बहुत सारी ऐसी किताबें होती है जो इजीली हमको अवेलेबल नहीं होती है, लेकिन उसकी ऑडियो बुक नेट पे सारी अवेलेबल है। ठीक है, तो आप यूट्यूब पे ऑडियो बुक्स, उसकी लिंक बच्चों को भेज सकते हैं, बच्चे खुद सुन सकते हैं, या आप क्लास में रोज 10-10 मिनट सुनवा सकते हैं। बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। तो आपका अपना जो टॉपिक है उसके हिसाब से आपको बहुत सारी चीजें मिल जाएगी। तो इससे बच्चों को, जो बच्चे पढ़ नहीं सकते हैं या पढ़ने में टाइम लगता है तो इंटरेस्ट छूट जाता है उनका, तो वो उसको सुन के भी उस चीज में नॉलेज ले सकते हैं, इंटरेस्टिंग कर सकते हैं। बहुत सारी ऐसी कहानियां और बहुत सारी ऐसी कविताएं होती है जो बहुत फेमस राइटर की होती है जिसके ऑडियो अवेलेबल है। कई बार तो ऐसी कविताएं होती है जिनके ऊपर पिक्चरों में भी पिक्चराइजेशन हुआ है, तो उनको हम बच्चों को डायरेक्ट ऑडियो उस मूवी का या उसका जो भी अवेलेबल है वो सुना सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा हम न्यूज में यदि उसके बारे में कुछ आया है, जैसे मैं आज ही बच्चों को बता रही थी, मैं एसएसटी पढ़ाती हूँ, तो उसमें गवर्नमेंट और उसके वर्क, है ना,
उसके बारे में बता रही थी कि कैसे गवर्नमेंट काम करती है। तो मैं उस टाइम क्या करती हूँ, न्यूज़पेपर वगैरह ले जाती हूँ या बच्चों से मंगवाती हूँ न्यूज़पेपर, और उसमें उससे रिलेटेड जब कोई न्यूज होती है, इन्फॉर्मेशन होती है कि गवर्नमेंट किस तरह से वर्क करती है, कैसे डिसीजन लिए जाते हैं, कैसे इलेक्शन होते हैं, तो वो सारी इन्फॉर्मेशन मैं न्यूज़पेपर क्लास में ले जाकर बच्चों को पढ़ के सुनाती हूँ कि ये आपने पढ़ा पेपर में, इस तरह से है, इस तरह से है। तो जब बच्चे, जो लोग नहीं पढ़ते हैं, वो भी उस इंटरेस्ट लेने लगते हैं, उनको समझ में आने लगता है। ठीक है। कमेंट्री होती है किसी भी, हमने जनरली कमेंट्री सिर्फ खेलों की सुनी है, उसके अलावा भी बहुत सारी तरह की कमेंट्री, बहुत सारी लाइव, जब कोई मतलब वो चल रहा है, कुछ भी कोई एग्जीबिशन चल रही है कुछ, तो उसके बारे में इंफॉर्मेशन होती है। बहुत सारी बातें आप जब रेडियो वगैरह पे सुनते हैं तो बहुत सारी इंफॉर्मेशन इकट्ठी करके बच्चों को सुनवा सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे राइटर्स जो है, जैसे यदि आप लैंग्वेज पढ़ा रहे हैं तो बहुत सारे राइटर्स हैं, उनकी जीवनी, उसकी यदि ऑडियो अवेलेबल है तो बच्चों को बोलने की जगह उसको सुनाया जाए बच्चों को, तो बहुत अच्छा होता है। मेरे वहाँ एसएस में 7th स्टैंडर्ड में एक चैप्टर है भक्ति एज के बारे में। तो ठीक है, जितने भी भक्ति एज में जितने भी सब कवि हो गए हैं, तो वो फिर कबीर है या मीराबाई है या नरसिंह मेहता है, तो मैं क्या करती हूँ, जब वो लेसन पढ़ाती हूँ ना, तो उस पूरा हफ्ता जब भी हमारा मतलब प्रेयर होती है, उसमें मैं एवरीडे मैं पहले माइक पे अनाउंस करती हूँ कि आज मैं नरसिंह मेहता का भजन सुना रही हूँ, आज मैं मीराबाई का भजन सुना रही हूँ। तो और फिर उस दिन प्रेयर में वही भजन चलता है। मैं पूरा एक हफ्ता बच्चों को एवरीडे सारे जितने भी मतलब भक्ति कवि है उनके भजन अलग अलग सुनवाती हूँ। तो ना सिर्फ 7 के बच्चे, पूरे स्कूल के बच्चे उसको सुनते हैं और वो बच्चे याद रखते हैं, और फिर मुझे क्लास में जाती हूँ तो बताते हैं कि मैम आपने इनका भजन सुना है, आपने उनका भजन सुना है, ये हमने सुना है पहले। तो बच्चे बहुत उसको कनेक्ट कर पाते हैं। तो ऑडियो का जितना आप यूज कर सके, वो तो मुझे बच्चों को फिर क्वेश्चन आंसर लर्न करवाने की जरूरत नहीं पड़ती है उनको, वो बहुत अच्छे से याद रखते हैं। तो हम ऑडियो का जितना ज्यादा उपयोग हो सके उसको कर सकते हैं। इसके अलावा ऑडियो का एक और उपयोग है आजकल, मतलब हमारे लिए नेट जो है वो बहुत अच्छा है कि कई बार ऐसा होता है बहुत सारी चीजों के उच्चारण, अंग्रेजी शब्द होते हैं उसके उच्चारण नहीं आते बच्चों को, गूगल के ऊपर आप उच्चारण भी सुनाई देता है। मैं जब इंग्लिश पढ़ाती हूँ ऐसे तो कुछ ऐसे वर्ड्स आते हैं जिनका मतलब बच्चे कुछ गलत प्रोनाउंस करते हैं, तो मैं फोन के अंदर बच्चों को प्रोनाउंसिएशन सुनाती हूँ। बहुत बार बच्चे पूछते हैं मैम इसका प्रोनाउंसिएशन क्या होगा, तो उनको मतलब मोबाइल के अंदर ऑन करके सुनाती हूँ, तो वो परफेक्ट प्रोनाउंसिएशन सुनते हैं और उनको भी समझ में आता है कि यदि हमको कोई प्रोनाउंसिएशन नहीं आता तो हमको कैसे ढूंढना है। तो हम उनको एक खुला रास्ता देते हैं कि उनको एक ये भी तरीका बताते हैं कि मोबाइल का उपयोग कैसे करना। तो ये ऑडियो के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं हमको क्लास में यूज करने के, हम उसको कर सकते हैं। आप लोगों में से कोई किसी तरह से ऑडियो यूज करते हैं पढ़ाई के लिए? ऑडियो कोई किसी तरीके से यूज करता है तो प्लीज बताइए। बहुत सारे लोगों की वीडियो ऑफ है, प्लीज आप लोग ऑन कर लीजिए। आप लोग ऑडियो का उपयोग करते हैं? प्राची जी, ओके। प्लीज सब लोग रिप्लाई करिए। आशा जी नहीं करते हैं, ठीक है, नहीं करते तो अब आप लोग करेंगे। जी जी महिमा जी, थैंक यू। दिलीप कुमार जी, बहुत अच्छी बात है, आप करते हैं, वेरी गुड। जरूरी नहीं है कि हम लोग इसका उपयोग रोज करें या हर बार कर पाए, लेकिन जहां जितनी जरूरत है, जितना पॉसिबल है उसको जरूर करना चाहिए। और प्लीज आप लोग करिएगा, जब थोड़ा सा चेंज मिलता है तो बच्चे उसको एंजॉय करते हैं और अपने आप को इन्वॉल्व कर सकते हैं, याद रख सकते हैं। तो प्लीज ऑडियो का उपयोग जरूर करिएगा। हम नेक्स्ट पे चलते हैं। जिनके वीडियो ऑफ है प्लीज वीडियो ऑन कर लीजिए।
नेक्स्ट है चित्र दिखाना। पिक्चर शोइंग जनरली जैसे बताया नर्सरी केजी वगैरह में हम करते हैं, है ना, दीवारों पे भी बना के रखते हैं, करते हैं। लेकिन जैसे जैसे बच्चे बड़े होते जाते हैं हम लोग पिक्चर का उपयोग कम कर देते हैं। मैं अभी भी 6th और 7th स्टैंडर्ड के अंदर बच्चों को स्पेशली प्रोजेक्टर रूम में ले जाके उनका जो भी टॉपिक है उससे रिलेटेड पिक्चर्स बताती हूँ, उससे रिलेटेड वीडियोस बताती हूँ। ठीक है, बहुत सारी ऐसी चीज है। ऐसा कहा जाता है कि एक जो पिक्चर होता है वो 1000 वर्ड्स के बराबर होता है ना, 1000 शब्द जो नहीं बता सकते वो एक चित्र बता देता है। तो चित्रों का जितना उपयोग आप कर सकते हैं उतना आप अपनी शिक्षा को प्रभावी बना सकते हैं। तो चित्रों का उपयोग जरूर करिए। चित्र बताने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। प्रोजेक्टर के ऊपर दिखा सकते हैं, हमारे पास अब तो मोबाइल है, हम कंप्यूटर के ऊपर दिखा सकते हैं, लैपटॉप क्लास में ले जाके दिखा सकते हैं। मैं जहां तक पॉसिबल होता है, यदि बच्चों को प्रोजेक्टर रूम तक ले जाना पॉसिबल नहीं है, मतलब छोटा सा काम है, 2-5 मिनट का काम है, उसके लिए बच्चों को वहां तक ले जाना है, यदि टाइम परमिट नहीं करता है तो मैं लैपटॉप क्लास में ले जाती हूँ और बच्चों को लैपटॉप के ऊपर पिक्चर दिखाती हूँ। एग्जाम्पल में जैसे टाइप्स ऑफ टेम्पल, ठीक है, बच्चों का आर्किटेक्चर लेसन है, तो उसमें टाइप्स ऑफ टेम्पल और मुगल शैली के और बहुत सारे अलग अलग, जो द्रविड़ शैली, मुगल शैली, नागर शैली, किस किस तरह का आर्किटेक्चर होता था, तो मैं उसके सारे पिक्चर्स वो अलग अलग टेम्पल्स के नजदीक से, दूर से, और उसको डिफ्रेंशिएट कैसे करना, कैसे पहचानना कि कौन सा टेम्पल कौन सी शैली का है या कौन सा आर्किटेक्चर किस शैली का है। तो मैं उनको, जब तक आप पिक्चर नहीं दिखाएंगे, आप बच्चों को ओरली नहीं बता सकते कि ये ऐसा है, ये ऐसा है, क्योंकि जो चीज देखने की उसको देखकर ही समझ में आएगा। तो मैं ये कोशिश करती हूँ कि मैं उनको दिखाऊं, तो यदि ज्यादा कुछ पॉसिबल ना हो, क्योंकि बच्चों को सिर्फ मुझे 8-10-15 चित्र बताने हैं, तो मैं लैपटॉप ले जाके क्लास के अंदर उनको दिखा देती हूँ। आप कोशिश कर सकते हैं, जैसे भी दिखा सकते हैं आप उनको पिक्चर, या कुछ आपके पास एक्स्ट्रा बुक्स हैं, पिक्चर्स बुक बहुत सारी होती है, उससे रिलेटेड जब लाइब्रेरी से बुक्स लाके पॉसिबल है तो मैं वो भी उनको दिखाती हूँ। ठीक है, नेक्स्ट जो आता है हमारा वो है मैप। मैप एक ऐसी चीज है जो आपके ब्रेन को भी एक्टिवेट करता है। मैं एक बताऊं, आज ही मैंने एक देखा, एक फॉरेन के अंदर ये इस तरह के बहुत सारे एक्सपेरिमेंट चलते रहते हैं। जो टैक्सी ड्राइवर्स होते हैं उनके ऊपर एक मतलब एक्सपेरिमेंट किया गया। जो टैक्सी ड्राइवर, मोस्टली वहां पे टैक्सी ड्राइवर क्या होता है, जीपीएस वगैरह या मैप का यूज करते हैं कहीं भी जाने के लिए। तो जितने लोग मैप का यूज करते हैं उनके ब्रेन का मोस्ट ऑफ द पार्ट वर्किंग होता है। मतलब मैप को यूज करना आपके ब्रेन को बूस्ट करने का काम करता है। मैं कुछ चीजें ढूंढ रही थी ऐसे ही, तो ब्रेन को बूस्ट करने की चीजों में मैप भी एक टूल की तरह यूज होता है। यदि आपको मैप पढ़ना आता है, आप मैप को देख सकते हैं या उसका यूज बार बार करते हैं, तो आपका ब्रेन के ज्यादा एरियाज यूज करेंगे। तो जो मतलब यदि मतलब एमआरआई लें तो टैक्सी ड्राइवर्स जो होते हैं उनका मोस्ट ऑफ द ब्रेन एरिया वर्किंग मिलता है, क्योंकि वो लोग सबसे ज्यादा मैप का यूज करते हैं। तो बच्चों को बचपन से ही मैप किस तरह से देखना, कैसे करना, ये सिखाना चाहिए। मैप के लिए बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, सिर्फ बुक में पिक्चर में दिखाने की जगह आप उनको, जैसे यहाँ पे बताया है, पजल की तरह मैप को किसी भी शीट पे चिपका दीजिए, उसको डिफरेंट शेप में कट कर दीजिए, जैसे आप कट कर सकते हैं। उसके बाद बच्चों को जोड़ने के लिए बोलिए। ठीक है, एक गेम हो सकता है, बच्चे मैप को सीख सकते हैं, या बड़ा सा मैप दीवार के ऊपर लगा सकते हैं, तो ताकि बच्चे इसको कंटिन्यूअस देखे। आप उनको हर रोज कोई भी 4 या 5 शहर के नाम या देश के नाम, यदि वो वर्ल्ड का मैप है तो देश के नाम दे दीजिए, उनको बोलिए इसको ढूंढ कर बताइए कि ये कहाँ है। ठीक है, तो जब बच्चे मैप देखते हैं तो उनका ब्रेन एक्टिवेट होता है और वो बहुत सारी चीजें, एक चीज देखने के लिए बहुत सारी चीजें देखेंगे और बहुत सारी चीजें सीखेंगे। तो इस तरह से मैप का जितना पॉसिबल हो सकता है आप उतना यूज करिए। आप लोग मैप यूज करते हैं कोई? यस और नो? जी, साक्षी जी 6 क्लास में किया है, दिलीप जी करते हैं, वेरी गुड। मैं ये करती हूँ, जब मैं सिखाती हूँ तब मेरा जो मतलब मैप होता है काफी लंबा, बोर्ड से भी लंबा होता है, फुल साइज के मैप है,
तो मैं हर एक मैप को जिसको पढ़ाया है उसको अगले 3 या 4 दिन तक, या पॉसिबल हो तो 1 हफ्ते तक उसी क्लास में टंगा रहने देती हूँ। साइड में किसी एक दीवार पर वो मैप रहेगा और सारे बच्चों को इंस्ट्रक्शन होती है कि जब भी आपको टाइम मिलता है, पीरियड खत्म होता है, रेसेस होती है, आप सुबह जल्दी आते हैं, तो आपको उस मैप को रीड करना है और उसको अच्छी तरह से सीखना है। तो मैप जितना ज्यादा टाइम बच्चों के सामने रहेगा उतना अच्छा है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा वीडियो दिखाना। वीडियो दिखाना क्यों इफेक्टिव होता है? क्योंकि जो वीडियो है वो बच्चे सुनते भी हैं, बच्चे देखते भी हैं। उनकी दो जो इंद्रियां हैं एक साथ काम करती है, इसलिए वो ज्यादा इंटरेस्ट लेते हैं उसके अंदर। ठीक है। और वीडियो किस किस चीज में यूज हो सकता है? बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हम सिर्फ पिक्चर में नहीं दिखा सकते या सिर्फ बोल के नहीं समझा सकते। जैसे ऑर्बिट, जैसे मैंने बताया, हमने चार्ट पेपर पे बताया, लेकिन एग्जैक्टली सन कैसे होता है, उसके आसपास कैसे घूमते हैं, या वॉल्केनो कैसे फूटता है, कोई भी चीज ऐसी क्रियाएं, बाढ़ आती है तो कैसे होता है, सुनामी कैसे आता है, सुनामी आता है तो कैसे चीजें जाती है, आप इनको बोल के इतना अच्छा नहीं समझा सकते जितना वीडियो के द्वारा समझा सकते हैं। कई बार बहुत सारी ऐसी चीजें होती है, हम बच्चों को बहुत सारी चीजें बताते हैं, जैसे कोई फैक्ट्री के बारे में पढ़ा रहे हैं सपोज, तो वो फैक्ट्री में हमारे लिए ले जाना पॉसिबल नहीं क्योंकि हमारे एरिया में वो फैक्ट्री नहीं है। ठीक है। तो हम उस फैक्ट्री का यदि वीडियो है कि वो चीजें कैसे बनती है, उसका वीडियो यदि बच्चों को दिखाते तो बच्चों को विजिट के बराबर लगता है, उन्होंने खुद सामने से देखा हो ऐसी फील आती है। ठीक है। तो ये हम कर सकते हैं। बहुत सारी ऐसी चीजें जो हमारे पहुंच में नहीं है उनके हम वीडियोस बच्चों को दिखा सकते हैं। मेरी तरफ से आज इतना। इसके आगे का काफी सारा है, हम नेक्स्ट में करेंगे कि हम किस किस तरह के डेमोन्स्ट्रेशन और बाकी चीजें हम कैसे करते हैं, हम नेक्स्ट टाइम डिस्कस करेंगे। अभी मैं आप लोगों से सबसे पूछना चाहूंगी, आज हमने जितनी चीजें देखी, आपके सब्जेक्ट के हिसाब से आप कौन कौन सी चीजें यूज करते हैं और कौन सी ऐसी चीजें थी जो आप यूज नहीं करते हैं तो आगे से करेंगे? और यदि आपको किसी चीज के बारे में डाउट है या कोई मतलब कुछ पूछना है तो मैं आपको हेल्प कर सकती हूँ। ठीक है। आशा जी, आपसे शुरू करेंगे हम। जी मैम। मैम पढ़ने में जैसे ग्रामर पढ़ाती हूँ, हिंदी में व्याकरण पढ़ाती हूँ, तो बच्चों को ओरली समझाती हूँ पूरा कि भाषा क्या है, भाषा के कितने भेद होते हैं, कोई भी चैप्टर होता है उसको पूरा डिटेल में समझाती हूँ, लेकिन चार्ट पेपर द्वारा नहीं, लेकिन अब आगे से मैं चार्ट पेपर द्वारा ही बताऊंगी। जी आशा जी, व्याकरण के लिए तो बहुत सारे तरीके आज मैंने बताया आपको। जी मैम। पॉकेट चार्ट है, फ्लिप चार्ट है, आप उत्तर प्रत्यय के लिए फ्लिप चार्ट कर सकते हैं, है ना। जी मैम। नाउन या संज्ञा सर्वनाम, इसके लिए आप पॉकेट चार्ट यूज कर सकती हैं। जी मैम, बच्चों से भी बनवाऊंगी और खुद बनाऊंगी मैम। जी धन्यवाद। दिलीप जी। जी मैडम। जी मैडम, जैसे मैं साइंस पढ़ाता हूँ बच्चों को, तो उनमें बच्चों को अगर ओरल पढ़ाया जाए, ओनली ओरल, तो ओरल के माध्यम से थोड़ा कम समझ आता, तक समझ पाते बच्चे किसी भी टॉपिक को। और यदि वही टॉपिक उनको किसी कार्ड शीट पर डायग्राम बना के या पेंटिंग वगैरह थ्रू बना के या किसी एक साइज पर बना के समझाते, या फिर प्रैक्टिकली किसी भी चीज समझा, तो बच्चे उसको ज्यादा जल्दी कैच कर लेते हैं। अगर ऐसे बच्चों को इसी तरह अगर प्रैक्टिकली समझाया जाए किसी भी टॉपिक के ऊपर और डिटेल से थोड़ा, तो बच्चे उनको पढ़ने में और पढ़ाने में ज्यादा इजीलिटी मिलेगी बच्चों को। तो ये मेरे ख्याल से तो इससे एक तो एक दो चार्ट दो प्रकार के होते हैं, एक तो मार्केट में जो बना बनाया मिलता है वो, और एक दूसरा अपन जो खुद से हाथ से बना के बताते हैं बच्चों को, वो दूसरा। तो अगर मैं बच्चों को यह हाथ से बना के बताएं चार्ट के माध्यम से, तो उसमें बच्चे जल्दी कैच कर लेते हैं। उससे बच्चे किसी भी डायग्राम को बनाना भी सीख जाते हैं और समझ भी सीख जाते हैं जल्दी। जी मैडम। जी दिलीप जी, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही बात है। और यदि आप बड़े बच्चों को पढ़ाते हैं तो आप उनसे भी बनवा सकते हैं, बहुत सारी चीजें हाँ आपके पास होंगे। हाँ, बच्चों से ही बनवाते हैं, उनसे पहले घर से बनाने को बोलते हैं, वो घर से बना कर लेकर आते हैं बच्चे। जी जी, थैंक यू जी मैम। जी धन्यवाद दिलीप जी। साक्षी जी। यस मैम। मैम,
मैंने भी बहुत मतलब ऐसी चीजें बताई हैं बच्चों को, जैसे साइंस में ग्रेन्स के लिए चैप्टर था न्यूट्रिशन वाला, तो उसके लिए मैंने उनसे चीजें मंगवाई थी, गेहूं के दाने, चने के दाने, मक्के के दाने, तो ऐसे बताए थे उनके लिए कि क्या है कैसा है। और उस पर फिर स्कूल में न्यूट्रिशन वीक भी सेलिब्रेट किया था। बढ़िया। और हाँ, और लीफ भी बनवाई थी बच्चों से, पार्ट्स ऑफ अ लीफ। उसके लिए भी मतलब बाहर से पेड़ पौधे लगे हैं तो उनसे लीफ मंगवाई थी, तो विजुअली मतलब उनको बताया भी था कि लीफ के पार्ट्स क्या क्या होते हैं जी। सब। और 6th क्लास में तो मैं मैप पढ़ा ही रही हूँ, एसएसटी में मैप अभी पढ़ा रही हूँ, चालू किया है। बढ़िया, बहुत बढ़िया साक्षी जी। इसके अलावा भी आज बहुत सारी चीजें होगी जो आपने नहीं सीखी है आज। मैम बहुत सारी चीजें ऐसी, मतलब बच्चों को सिखाना, कैसे उनको टीएलएम बना के कैसे बच्चे को बता सकते हैं कि क्या क्या कहलाता है, और जी कुछ भी चार्ट शीट वगैरह पे बनाएंगे इस टाइप से। जी, आप जरूर बनाइएगा और उसका भी फोटोग्राफ शेयर करिएगा। यस मैम। हाँ जी, कंचन जी। कंचन जी, आप सुन पा रहे हैं हमको? जी, कंचन चौरसिया जी, आप अनम्यूट करें और अपनी बात रखें। कंचन जी, दीपेश तिवारी जी। शायद मैम लगता है कि अपनी आवाज उन तक नहीं पहुंच पा रही है। जी, हाँ, ठीक है। आ, विवेक जी। हाँ मैम। जी जी सर, आप कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, बहुत अच्छा यूजफुल लगा ये जो क्लास टीएलएम, तो मैं अपने टीचर्स को बार बार कहता ही हूँ। जी और आज कंचन मैम से भी हमारी आपने उन्होंने बहुत सारी चीजें बताई, और उनसे भी चर्चा करता रहता हूँ, विशेषकर नर्सरी KG1 KG2 फर्स्ट सेकंड क्लास के बच्चों को, क्योंकि जी वो देख करके बहुत खुश होते हैं टीएलएम को। और जब ये लोग काम करते हैं तो उनको बहुत खुशी मिलती है, बच्चों को बहुत अच्छे से सीखते भी। तो मेरी तो इच्छा ही रहती है कि कम से कम हर क्लास में चार्ट बने, टीएलएम बने, स्मार्ट क्लास भी हम लोग यूज करते हैं स्कूल में। जी और तो इन सब चीजों का फायदा मिले। और आपकी जो 3D वाला है पार्ट जो आपने बताया, बहुत अच्छा लगा देख के। क्लास को कैसे सजाना है, तैयार करना है, इसकी हमारी बहुत उत्सुकता है। और हम टीचर को पेड़ा देंगे कि इस चीज को करें, सुंदर क्लास को बहुत सुंदर बनाएं। और जी कुछ जो फोटोज टीचर्स जो कुछ टीचर्स ने तैयारी की है, वो मैं आपके साथ कल शेयर करूंगा। थैंक जी यू। जी, धन्यवाद विवेक जी। कंचन जी, क्या आप अब सुन पा रही हैं हमको? जी मैम। जी कंचन जी। जी मैम। आप इसके पहले कौन कौन से? जी मैम, कॉल आ गई थी एक, तो मैम मैं कोई बात नहीं। जी, आप बताइए, आप कौन कौन से टीएलएम यूज कर चुके हैं और आज जो देखा उसमें से कौन सा आप करेंगे अभी? मैम कोशिश तो करूंगी, मतलब छुट्टी की मात्रा वाला अच्छा लगा मैम, ये क्लास के लिए यूजफुल भी है जो आपने बताया मैम। जी, आप मैम कौन सी? करती हूँ, मैं कलर्स मैम का बना के रखी हूँ, और संडे मंडे वीक और ये मंथ, और मैम बनाए हुए हैं, साउंड वाली बनाए हुए हैं, ए साउंड। जी जी, धन्यवाद कंचन जी। आपका यदि कोई क्वेरी या कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं, हमारे पास अभी समय है।
जी बिल्कुल मैम, यदि आपकी कोई क्वायरी हो तो जरूर आप पूछें। अभी हमारे पास समय है। आशा जी, साक्षी जी, विवेक जी, दिलीप जी, आज का टॉपिक से संबंधित जो भी आपकी क्वारी हो, यदि कोई चीज आपकी समझ में नहीं आई है तो आप पूछ सकते हैं। और या कुछ और भी मैम प्रॉब्लम जैसे है क्लास आपने से टीएलएम रिलेटेड? का बहुत सारी चीजें बताई, तो ऐसा कुछ है जहाँ पे हम टीएलएम देख देख के बना सकते हैं, यानी कि बहुत सारे से कहाँ पर हम सर्च करें इस प्रकार के टीएलएम हमें अवेलेबल हो सकते हैं? एक तो YouTube के ऊपर आप TLM डालेंगे, सब्जेक्ट वाइज डालेंगे तो बहुत सारे मिलते हैं। उसके अलावा एक पी इंटरेस्ट करके होता है, पी इंटरेस्ट करके एक ऐप है, उसके ऊपर भी आपको बहुत सारी चीजें मिल जाएगी। फ्री एंट्रेंस? पी इंटरेस्ट, अच्छा, इंटरेस्ट जो भी आप प्रोनाउंस करें, हाँ हाँ, PINTREST, पिंटरेस्ट ओके, करके। जी 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 जी, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी मैम ने दी है टीएलएम के लिए कि पी इंटरेस्ट के नाम से आप सर्च करेंगे तो आपके लिए टीएलएम मिल जाएगा। और किसी की कोई क्वारी हो? आशा मैम आप बताइए। साक्षी मैम आप बताइए। सर जैसे बुलेटिन बोर्ड के बारे में बताया आपने, तो हम अपनी क्लास में बोर्ड पर भी यूज कर सकते हैं मैम सर? ब्लैक बोर्ड क्या होता है, आपको सारा दिन मिटाना पड़ेगा, उसके ऊपर आप लिख सकते हैं। बुलेटिन बोर्ड मतलब सॉफ्ट बोर्ड जैसा होता है, उसके ऊपर आप कुछ भी चीजें लगा सकते हैं, इंफॉर्मेशन लिख सकते हैं, कुछ नोटिस लगा सकते हैं, कुछ पजल रख सकते हैं। मैं आपको फिर से एक बार दिखाती हूँ बुलेटिन बोर्ड। देख पा रहे हैं, जैसे बच्चे आ रहे हैं, वेलकम करना है तो आप उसके ऊपर लिख सकते हैं। कोई यदि फंक्शन है तो उसके रिलेटेड पिक्चर्स या उसके ऊपर रिलेटेड कुछ लिख सकते हैं। बुलेटिन बोर्ड हम लोग, जैसे मैंने आपको बताया कि मेरे स्कूल में 1 to 7 के अंदर मेरे 1250 बच्चे हैं, तो इतने सारे फोटोग्राफ सब जगह पॉसिबल नहीं होता है। तो हर एक एक्टिविटी वाइज हम हर क्लास फोटो लेते हैं और उन सारे फोटोज को प्रिंट निकाल कर हम बुलेटिन बोर्ड के ऊपर सजाते हैं, ताकि हर बच्चा अपने आप को उस बुलेटिन बोर्ड पे देखे। तो बच्चे एनकरेज होते हैं कि हम भी ऐसी एक्टिविटी में पार्ट लेंगे तो हमारा फोटो भी बुलेटिन बोर्ड पर आएगा। तो बुलेटिन बहुत सारी अलग अलग चीजों के लिए यूज हो सकता है। ओके मैम, थैंक यू जी। जी, अभी हमारे पास 7 मिनट और हैं। तो हम चाहते हैं कि आप जितने भी मौजूदा शिक्षक हैं इन 7 मिनट का सदुपयोग करें। मैम मेरा एक क्वेश्चन है। जी विवेक जी। जी क्या है, कुछ टीचर इंटरेस्ट लेते हैं, कुछ टीचर्स को बार बार प्रेरणा देनी पड़ती है, कुछ टीचर्स इस मामले में टीएलएम बनाने में कोई इंटरेस्ट नहीं लेते, तो उनको किस प्रकार से हम प्रोत्साहित करें कि वो टीएलएम बनाएं? देखिए, जो अच्छे टीचर हैं यदि वो TLM यूज करते हैं और उसके बाद उसका यदि उनको रिजल्ट मिलता है तो डेफिनेटली वो अगले बार यूज करने के लिए एनकरेज होंगे। तो जो टीचर बनाते हैं आप उनको थोड़ा सा रिकॉग्नाइज करिए। जो टीचर TLM यूज करते हैं उनका, उनकी थोड़ी सी तारीफ या उनके लिए कुछ स्पेशल यदि आप कुछ कर सकते हैं एनकरेजमेंट के लिए, तो वो दूसरे को भी एनकरेज करेगा। जैसे हम क्लास के अंदर करते हैं, जो बच्चे अच्छा लिखते हैं तो उनको हम स्टार देते हैं, ठीक है, जी उनको कुछ इमोजी देते हैं या उनका नाम बोर्ड पे लिखा जाता है, गुड स्टूडेंट। जी तो इस तरह से यदि टीचर को थोड़ा कुछ मिलेगा कहीं पे रिकॉग्निशन, तो जी शायद जी वो इंटरेस्ट ले, या उनको जी रिजल्ट दिखता है तो वो इंटरेस्ट लेंगे। या यदि उनको कोई परेशानी है TLM बना के, तो हम उनसे डिस्कस कर सकते हैं कि उनको परेशानी कहाँ पे है, तो उसका जी सोल्यूशन दे सकते हैं। जैसे मेरे टीचर थे, वो बोलते हैं कि हमको क्या करना है समझ में नहीं आता, हम करने को तैयार है। मैंने उनसे कहा था आप अपना टॉपिक लेकर आकर मेरे साथ बैठ के मैं आपको तरीके बताऊंगी। मैं उन लोगों को उनका जो टॉपिक लेके आते हैं तो उसको किस किस तरीके से वो TLM बना सकते हैं, उसमें मैं उनको अलग अलग तरीके बताती हूँ। उसको TLM बनाने में जो तकलीफ आती है यदि उनको, तो मैं उनको हेल्प करती हूँ।
जैसे पिछली बार एक टीचर का था, उनको पॉकेट चार्ट बनाने के लिए मैंने बताया, तो उनसे पॉकेट चार्ट बन नहीं रहे थे। उन्होंने उनको अपने सामने बिठाया और मैं बताती गई और उन्होंने बनाया। तो हम एनकरेज, जिसको जहां तकलीफ है वहां उनको हेल्प करके एनकरेज कर सकते हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। टीचर यदि इसमें जुड़े हैं तो वो जरूर इतने सारे TLM देख के तो उनको लगेगा कि कितना इफेक्टिव हो सकता है, वो मुझे आशा है वो उपयोग करेंगे। यस मैम। जी। नीरज जी, मुझे जी चलिए मैम, हमें लगता है कि अब हमें समापन की ओर बढ़ना चाहिए, क्योंकि मौजूदा प्रशिक्षणार्थियों की अभी हमें कोई क्वारी समझ में नहीं आ रही है, या जो भी क्वारी उनकी है तो उनको सॉल्यूशन मिल चुका है। तो हम सीधे अब समापन की ओर बढ़ते हैं। तो एक बार पुनः हम प्रार्थना वंदना मुद्रा को धारण करेंगे। हम भावनाओं की 4 पंक्तियों का वाचन करेंगे। बोलिए भगवान की जय। मेरी भाभी जग में मेरा सब जीवों से नित्य रहे, दीन दुखी जीवों पर मेरी से करुणा सो जन तो ऐसी परिणति हो जावे। इसी भावना के साथ आज के इस सत्र का हम यहीं पर विराम लेते हैं। आप सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय जिनेन्द्र, जय भारती, शुभ रात्रि। जय जिनेन्द्र सभी को। थैंक यू मैम।